अभी सबसे बड़े चैलेंजेस क्या आपको आपकी सीएमए इंटरमीडिएट की जर्नी में फेस करने पड़े? तो जब वो आपकी 6 से 7 घंटे की क्लासेस चलती थी, तब आप घर पे जाकर के कैसे पढ़ते थे? सारे सब्जेक्ट्स आप डेली पढ़ते थे। आपके जो पेपर होते हैं, वो 8 दिन लगातार पेपर होते हैं। तो वो 8 दिन का आपने कैसे मैनेज करा? पहले से उसके लिए प्रिपेयर्ड थे? अगर थे तो कैसे थे? वो बताइए। अचानक से एक सडन हेल्थ इशू ऐसा आया जो लाइफ में कभी नहीं आया था कि हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाएगा 2 महीने तक पढ़ाई से दूर। पूरा बुक्स को देख के आप ऐसे नहीं पढ़ सकते, वो बाय हार्ट कर लें वैसा कुछ नहीं होगा। वो नोट्स ही आपके काम आएंगे एट द एंड में रिवीजन करने के लिए, और कुछ नहीं। उसका कॉल आया, वो बोलता है कि क्या कर रहा है। मैं बोला क्या हुआ? उसने बोला रिजल्ट आ गया। और देन सडनली मैं ऐसे शॉक में हो गया एक बार, वो क्या करे अब तो। मोटिवेटिंग फैक्टर आपकी लाइफ में क्या था जिसने आपको ऑल इंडिया रैंक लाने पे इतना मोटिवेट करके रख रखा था? हेलो एवरीवन, हमारे बीच में इधर है जय और वीरू, यानी कि दो बहुत ही अच्छे दोस्त, रुपेश एंड हिरांशु हमारे बीच हैं। तो आज हम इनका डिटेल इंटरव्यू लेने वाले हैं इधर। और जो भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं आपको स्टार्टिंग में ही एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, स्पेशली जो लोग अब जून अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं, जो जून अटेम्प्ट देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप इस वीडियो में इनकी पूरी स्ट्रैटेजी जानेंगे, कैसे इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में विद ऑल इंडिया रैंक अपना इंटरमीडिएट क्लियर करा। तो अब स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले इनसे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। हाँ जी रुपेश, कुछ बताइए अपने बारे में। तो मेरा नाम रुपेश कुमार सैन है। मैंने फाउंडेशन में नॉर्थ इंडिया सेकंड रैंक सिक्योर करी थी, एंड इंटर में अभी ऑल इंडिया रैंक 38 सिक्योर करी है। और मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड बताऊँ, मैंने अपनी स्कूलिंग जयपुर से ही करी है, और अभी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कॉमर्स कॉलेज से बीकॉम भी साथ में कर रहा हूँ, और डीसीसी से मैं अपना सीएमए का कोचिंग क्लासेस दे रहा हूँ। हाँ जी हिरांशु। My name is Ranshu sir and I am from Jaipur, and currently I am pursuing BCom second year from Commerce College Jaipur, and apart from them I am preparing for CMA examination. And last year I have completed my CMA foundation from Dhruv Coaching Classes Jaipur, and I have secured a second position from Jaipur chapter in CMA foundation, and now recently I have cleared CMA intermediate and secured 10th position from All India, and thank you. ओके, तो ये था इनका बेसिक एजुकेशन बैकग्राउंड कि इन्होंने अपनी ऑल इंडिया रैंक 38 सिक्योर करी है, और हिरांशु ने अपनी ऑल इंडिया रैंक 10 सिक्योर करी है इन सीएमए इंटरमीडिएट। अभी जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है वो ये है कि रिजल्ट देखते ही, पहली बात तो आपका रिजल्ट किसने देखा था, और दूसरी बात वो रिजल्ट देखते ही आपका रिएक्शन क्या था? सो हाँ जी रुपेश। आई वाज जस्ट स्टडीिंग फॉर माय बीकॉम एग्जामिनेशन, और सडनली मेरे एक दोस्त है अर्जित, उसका कॉल आया और वो बोलता है कि क्या कर रहा है। मैं बोला क्या हुआ? उसने बोला रिजल्ट आ गया। और देन सडनली मैं ऐसे शॉक में हो गया एक बार, वो क्या करे अब तो। वो सारा एंग्जाइटी वगैरह सब एक साथ हो गया, ऐसे अचानक से सीना भारी हो गया मेरा। तो क्या हो गया? क्योंकि रिजल्ट भी एकदम सुबह सुबह आया था। सुबह एकदम 6 बजे, और फिर उसने बोला कि तेरी 38th रैंक आई है। तो मैं पहले तो फोन काटा और मैं नीचे भागा, मैं कि अब सबसे पहले पापा मम्मी को बताएंगे। वो जैसे ही पापा को बताया, पापा नींद से खड़े हो गए, ऐसे हग कर लिया। और बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सुबह सुबह, बट इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। इन्होंने अपना रिजल्ट खुद ही नहीं देखा। पहले इनको अर्जित, जो कि ध्रुव कोचिंग क्लासेस के ही स्टूडेंट हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 19 सिक्योर करा है, उन्होंने इनका रिजल्ट देख करके इनको बताया कि इनकी भी ऑल इंडिया रैंक है। हाँ जी हिरांशु, आपका रिजल्ट? रिजल्ट के दिन ऐसा था कि सुबह के टाइम में सो रहा था, फिर रुपेश का मेरे को कॉल आता है कि अपना रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका। फिर मेरे को लगा कि वो मेरे से मतलब ऐसे जोक कर रहा है या फिर मजाक कर रहा है कि इतना जल्दी तो नहीं आ सकता, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि दिन तक आएगा। हाँ। फिर इसने मेरे को लिस्ट वगैरह, प्रोविजनल लिस्ट थी, रैंक लिस्ट वगैरह, वो पूरा भेजा। तो उसमें फिर मैं देखा, फिर 2 घंटे बाद कंफर्म भी हो गया था। तो उसके बाद मैंने घर पे सबको बता दिया, और फिर सब खुश हुए बहुत। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा उस दिन। बहुत ही अच्छी बात है ये। अभी नेक्स्ट इनसे ये मेरा सवाल ये है कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी आपके, क्योंकि बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट है इन लोगों का। तो कैसे आपने 9 सब्जेक्ट्स को मैनेज करा, कैसे उस चीज को आपने प्रिपेयर करा, एक एक करके आप प्लीज बताइए। यस रुपेश। तो 8 सब्जेक्ट्स को मैनेज करना पहले तो इतना डिफिकल्ट होता नहीं है। तो सबको लगता है करना है, एक बार टाइम पे होता है कि हो नहीं पाएगा, बट एट द एंड अगर आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे आप,
और टाइमली स्टडी करोगे जो क्लास में कराया और वो रेगुलर आप पढ़ रहे हो रोज घर जाके, तो वो मेजर रोल प्ले करेगा, क्योंकि पहले से आपका पढ़ा होगा। और टेस्ट देना बहुत जरूरी है। टेस्ट अगर आप नहीं दोगे तो फिर एट द एंड वो बुक्स खोलोगे, सब लगेगा ये तो पढ़ा हुआ ही नहीं है। लेकिन एक बार आप कर लोगे तो वो सब पढ़ा हुआ लगेगा। और एग्जाम टाइम में थोड़ा बहुत ऐसा रहता ही है कि 8 सब्जेक्ट है, 6 घंटे हैं, नहीं होगा नहीं होगा। बट अगर आपने कंसिस्टेंटली मैनर में पढ़ाई करी है तो वो जरूर से आपको लगेगा ये भी पढ़ा हुआ है, ये नोट्स ही करने हैं बस, 100 पेज है या 150 पेज है जो आपके पर्सनल नोट्स हैं, वो बस हो जाएगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि 80% नहीं 100% भी कवर हो सकता है, कि अगर आप करना ट्राई करें तो सब कुछ हो सकता है। तो हैंड रिटन नोट से पढ़ा था क्या हाँ जी, आपने? हाँ जी, थोड़ा बहुत जो टीचर्स ने बनवाए थे, थोड़ा बहुत खुद ने बनवाए थे, वो सब कुछ मिला के बस हो गया था कवर। आपने ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के खुद से भी खुद नोट्स से बनाए शॉर्ट थे? नोट्स भी, जो शॉर्ट नोट्स ऐसे कुछ कह देते हैं बहुत शॉर्ट, क्योंकि चीजें तो बड़ी होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं। लेकिन टीचर्स ने जो लिखवाया और थोड़ा बहुत हमने खुद ने भी उसको अपने हाथ से लिखा, हमने नोट्स के अंदर नोट्स बना लिए। तो उससे ओन हमने पढ़ा, लैंग्वेज में वो खुद उसको की लैंग्वेज में, इजी कि इजी करने लगे, के लिए इजी लिखते हैं। करने के लिए वो हेल्प, क्योंकि उससे ही हेल्प मिलती है कि एट द एंड आप वो पूरा बुक्स को देख के आप ऐसे नहीं पढ़ सकते, वो बाय हार्ट कर लें, वैसा कुछ नहीं होगा। वो नोट्स ही आपके काम आएंगे एट द एंड में रिवीजन करने के लिए, और कुछ नहीं हो सकता फिर। लेकिन नोट्स बहुत हेल्प करेंगे, वो आपको बहुत जरूरी है बनाना। ओके, हाँ जी। तो अब मेरा नेक्स्ट सवाल हिरांशु से है कि आपने, पहली बात तो मैं ये जानूंगी कि आपकी क्लासेस कितने आवर्स की होती थी बोथ ग्रुप के लिए? क्लास 6 to 7 आवर्स की रेगुलर होती 6 थी। to 7 आवर्स की ऑन अ डेली बेसिस Yes, क्लासेस होती थी। और आपका जो कोर्स है वो कितना टाइम पहले कंप्लीट हो गया था? बिफोर 3 months फ्रॉम एग्जाम। एंड मतलब ऐसे कहूँगा कि लास्ट एंड तक, अगस्त के एंड तक कंप्लीट हो गया था पूरा कोर्स। अगस्त तक आपका कोर्स कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो जब वो आपकी 6 से 7 घंटे की क्लासेस चलती थी, तब आप घर पे जाकर के कैसे पढ़ते थे? सारे सब्जेक्ट्स आप डेली पढ़ते थे क्या? जो भी मतलब क्लास में हो उसको एक बार जाके रिकॉल करते थे, तो उसमें 2 से 3 घंटे रोज लगते थे अच्छा, रेगुलरली। मतलब 6 घंटे की क्लासेस, 6 घंटे में आपके लगभग 6 सब्जेक्ट्स होते होंगे। यस मैम। 6 के 6 सब्जेक्ट्स आप घर जाकर के वापस से रिवाइज कर लेते थे। हाँ, एक बार 2 घंटे देना पड़ता था, क्योंकि फिर वो बाद में अपन देखेंगे तो एकदम अपन को कुछ भी याद नहीं होगा। इतना सफिशिएंट टाइम रिमेम्बर मिलता रखने के है लिए इतना चाहिए। हाँ। कि आप उसको दोबारा रिवाइज कर लो, क्योंकि वैसे भी 15 मिनट लगते होंगे हार्डली शायद। हाँ, एक सब्जेक्ट को 20 to 25 मिनट्स देना पड़ता बस ऐसे आपको रिकॉल करना है, मतलब ये चीज आप अपनी स्ट्रैटेजी में बताना है। यस चाहोगे। मैम। इसके अलावा कैसे आपने 8 सब्जेक्ट्स मैनेज करे? और तो यही था कि जो कोचिंग क्लासेस चल रही है उसके साथ साथ में जो भी हो रहा है उसको रिवाइज करना है। फिर सिलेबस जब कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ पे थोड़े टाइम बाद टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई। तो अप्रोक्स 2 months टेस्ट सीरीज चली थी, तो उसको भी कंटिन्यू दिए थे। तो उससे फिर अपन को मतलब ऐसे रोज हैबिट हो जाती है अपन को कैसे क्या पढ़ना है, और सीख जाते हैं। फिर अपन एग्जाम में अगर बाद में जाते हैं तो फिर अपन को इतना वो स्ट्रेस वगैरह भी नहीं होता, क्योंकि इससे अपन निकल चुके होते हैं, तो एक आइडिया लग जाता है अपन को पहले से। ओके, इसके अलावा चलो ये तो थी आपकी स्ट्रैटेजी जब आपका क्लासेस चल रही थी, उस टाइम पे आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? यस मैम। आपके जो पेपर होते हैं वो 8 दिन लगातार पेपर होते हैं, यस मैम। और वो भी ऐसे होते हैं कि पहले फर्स्ट ग्रुप का पेपर, फिर फिर second अचानक group। सेकंड ग्रुप का पहला पेपर आ जाता है। यस मैम। मतलब वो एक सिंक्रोनाइज होकर के नहीं चलते कि पहले फर्स्ट ग्रुप हो जाए फिर फिर सेकंड ग्रुप हो second। जाए, मिक्स मैशअप मैच होके होकर चलता के है। चलता है पूरा। तो वो 8 दिन का आपने कैसे मैनेज करा? पहले से उसके लिए प्रिपेयर्ड थे? अगर थे तो कैसे थे वो बताइए। मैम, ये जो रेगुलर पेपर्स हुए थे इसका तो यही था कि जो टेस्ट सीरीज थी उसने बेनिफिट दिया था, क्योंकि वो भी सेम ऑल्टरनेट जैसे पेपर होते हैं बोथ ग्रुप के मेन एग्जामिनेशन में, वैसे ही टेस्ट सीरीज में हुए थे। और कंप्लीट टेस्ट सीरीज, फुल टेस्ट सीरीज 2 हो चुकी थी उससे पहले, तो एक आइडिया लग गया था, तो बाद में इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो फिर इजिली हो गया था ओके, मैनेज। क्या ये 8 दिन में पूरा 100% सिलेबस कवर हो जाता है जो मेन एग्जाम के 8 दिन होते हैं? हाँ जी मैम, अगर ट्राई करें तो हो सकता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में जो फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज थी, सेम एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस था, तो पूरा वहां पे ही कर लिया। तो फिर वो करना था जो टेस्ट सीरीज में नहीं कर पाए, तो वहाँ जो पहले 60% 70% किया, 30% रिमेनिंग है वो एग्जाम के टाइम पे किया, तो हो गया 100%। और हो जाता था, मैक्सिमम सब्जेक्ट में 100% कवर किया था। आपका एग्जाम का टाइमिंग क्या रहता था? एग्जाम का टाइमिंग हमारा जो मेन एग्जाम 2 का से टाइम होता है 5, 2 से 5, वही 2 से टाइमिंग 5, रहता था डीसीसी। मतलब लगभग आप 5 बजे के बाद घर कब तक पहुंचते थे आप अपने सेंटर से? क्योंकि हम थोड़ा दूर रहते हैं तो हमको अप्रोक्सीमेटली 1 आवर लग जाता है, अगर धीरे धीरे जाएं, तेज 5 का जाएं तो भी है तो लग आप जाएगा। 6:30 में मान लेते 6:30 हो, तक क्योंकि पहुंच हाँ, जाए। ट्रैफिक वगैरह भी होता है। एग्जैक्टली। जाते ही आप पढ़ने बैठ जाते थे दोनों? नो मैम, वो थोड़ा चीज उसके नहीं बाद थी। ऐसे रोज होता, मतलब ऐसे थक जाते थे, फिर पॉसिबल नहीं होता है, पॉसिबल नहीं था। फिर 2 घंटे तो एटलीस्ट रेस्ट करेंगे, उसके बाद रिलैक्स करने के 3 लिए घंटे का चाहिए। टाइम मिलता था। और सुबह जो पेपर वाला दिन था उससे पहले 3 घंटे का सुबह, तो ये अप्रोक्स 6 आवर्स मिलते थे। 6 घंटे में
इन्होंने अपना नेक्स्ट जो पेपर था उसकी पूरी प्रिपरेशन करी थी। Yes, ma'am. ऑलमोस्ट 100% कवरेज इन्होंने अपना उस Yes, ma'am. सब्जेक्ट का करा था जो 8 पेपर्स थे इनके। चलिए, अभी सबसे बड़े चैलेंजेस क्या आपको आपकी सीएमए इंटरमीडिएट की जर्नी में फेस करने पड़े? क्योंकि मैं एक चीज जानती हूँ कि अगर आप में ना स्टार्टिंग से वो डिटर्मिनेशन होती है, वो फोकस होता है, तो आपकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज्यादा ही आते हैं। वो चेक करने के लिए आपका पेशेंस कि क्या वो डिटर्मिनेशन जो है ना वो सच्ची है कि नहीं है। तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे चैलेंजेस Yes, तो ma'am. आए होंगे। एक एक करके दोनों से जानते हैं। हाँ जी रुपेश। अगर मैं एक वर्ड में डिस्क्राइब करूं इस साल को जो मेरा रहा है जब से मैं फाउंडेशन क्लियर कर रहा हूं, तो वो एक रोलर कोस्टर राइड था। पहले एकदम पीक पे गए और सीधा धड़ाम नीचे, क्योंकि वही था कि अचानक से एक सडन हेल्थ इशू ऐसा आया जो लाइफ में कभी नहीं आया था कि हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाएगा 2 महीने तक पढ़ाई से दूर। फिर वो ये स्ट्रेस लेवल, हॉस्पिटलाइज जब आपका मेन कोर्स चल रहा था तभी हाँ आप हुए थे? एकदम इट वाज, मुझे डेट भी याद है, 28 अप्रैल को मैं एडमिट होने लगा था और मैं फ्री हुआ हूँ एग्जैक्टली 30 जून। जुलाई में आके मैं फ्री हुआ हूँ एडमिट से फ्री। 3-3 4-4 हॉस्पिटल चेंज किए, बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज रहे, मेरे को भी रहे, हिरांशु को भी साथ में रहे, सेम चीज से हम गुजरे हैं, तो सेम चीज हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं क्या हुआ हमारे साथ। डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, बट एक चीज मैं जरूर बता पाऊंगा कि हमें हेपेटाइटिस ए वायरस हुआ था, मे बी कोई कंटेमिनेटेड वाटर और किसी वजह से, जिस वजह से मेरा 40% लीवर डैमेज हुआ था, वो अभी भी है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें फेस कर रहा हूँ आज मैं। फिर उसके वजह से एग्जाम्स, पढ़ाई, टेस्ट सब छूटे और स्ट्रेस लेवल बढ़ा, तो मुझे माइग्रेन इश्यूज हो गए थोड़ा बहुत, तो फिर उसके वजह से बहुत ज्यादा इशू रहा मुझे ये इस साल बहुत इशू रहा, लेकिन फिर भी एक था कि करना तो है, इस साल छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि इस साल टाइम मत देना, जून दे देना, लेकिन मेरे को ऐसा था कि नहीं, पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेरे से वो चीज होती नहीं है कि बस घर बैठ जाओ, वो चीज मेरे से कभी नहीं होगी। ओके, तो ये चीज तो मुझे भी एक्चुअली याद है कि मैंने जब कुछ टाइम रुपेश आया नहीं था रेगुलर बेसिस पर, तो इसको फोन करके पूछा था कि आपका कैसा चल रहा है आपका बैकअप। तो इसका एक ही जवाब था कि बैकअप एकदम कंप्लीट चल रहा है, कुछ भी चीज पेंडिंग नहीं है। मतलब एक जगह तो आप हॉस्पिटलाइज्ड हो, आपके ड्रिप्स चढ़ रही हैं, आप मेडिकेशन पर हो, उसके बावजूद आप अपनी क्लासेस रेगुलर बेसिस पर देख रहे हो, या जैसे भी आप मैनेज कर पा रहे हो आप कर रहे हो, ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है। हिरांशु, शायद सिमिलर चैलेंज हिरांशु Yes, ने ma'am, भी फेस similar करा है। था, पर डिटेल में हिरांशु बताएंगे उसके बारे में। मेरा भी सेम ही था, पहले सही था, फिर जो हमें दोनों की एक साथ मतलब जो भी था, तबीयत वगैरह भी खराब हुई, स्टार्टिंग से भी साथ ही है, पर हमेशा कोइंसिडेंस रहता है कि हेल्थ इशू भी सेम ही हुआ था दोनों को। तो फिर यही है, उसमें थोड़े मतलब रेगुलर भी नहीं रह पाए थे, 2 मंथ्स का अप्रोक्स वेस्ट हुआ था। फिर उसको बैकअप वगैरह से कंटिन्यू रखा था, जब भी हो पाता था उसको मैनेज किया जैसे भी था, पर कर लिया, मतलब कि क्लासेस तो लेनी है, जैसे आज की थी तो 2 दिन बाद उसको लिया, पर कंटिन्यू रखा, उसको बीच में ज़्यादा गैप नहीं आया। चलिए, ये चैलेंजेस को ओवरकम करके इन लोगों ने ये अचीवमेंट आज अचीव करा है। अब मैं थोड़े बहुत इनसे सवाल ऐसे करूंगी कि भाई आपका क्लास एनवायरनमेंट कैसा था? क्लास एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव था, क्योंकि हम थोड़े थोड़े नोटोरियस स्टूडेंट्स में आते हैं, थोड़ा सा मस्ती मजाक कर लेते थे, बट पढ़ाई के टाइम पढ़ाई और मस्ती के टाइम मस्ती दोनों कंटिन्यू रहनी चाहिए, क्योंकि एक लय में पढ़ाई हो तो सही लगता है, लेकिन ज्यादा मजाक भी ना हो, तो ज्यादा सीरियसनेस भी ना हो। मेरे को तो शुरुआत से पसंद है, मैं ज्यादा सीरियस भी नहीं रह सकता, लेकिन इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, क्योंकि टीचर्स बहुत हेल्पफुल है, मेजर रोल वही प्ले करता है, क्लास का इन्वायरमेंट कैसा है और बच्चे कैसे हैं वही। ओके, तो हिरांशु, Yes, ma'am. आपकी क्लास में एक जो बैच साइज है वो बहुत ही ज्यादा बल्की होता था, या कैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक ही बैच में नो होते थे क्या? मैम, ऐसे था कि लिमिटेड बैच में स्टूडेंट्स थे। ऐसा था कि बैच अलग अलग और भी हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा थे बैच तो, पर उसके अंदर जो स्टूडेंट्स थे उनकी स्ट्रेंथ थी वो कम थी, तो उससे थोड़ा मतलब ऐसे डाउट वगैरह भी है तो अपन इंस्टेंटली उसको क्लियर कर सकते हैं, तो वो एक फ़ायदा था। 1 to 1 डाउट सेशंस वन टू टाइप वन कुछ होते थे क्या यस आपके? मैम, होते थे। तो उन्होंने आपको कैसे हेल्प करा अचीव करने में रिजल्ट? जैसे भी मेरे को डाउट होते थे तो मैं उसको कैरी नहीं करता था, उसी दिन यहाँ पे उस टाइम ही मैम को या सर को बीच में पॉज करके और पूछ लेता था, तो एक वो भी है कि अपन को डाउट जब भी हो उसी टाइम क्लियर कर लेना चाहिए, तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। ओके, अभी आपकी इस अचीवमेंट में टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहा ध्रुव कोचिंग क्लासेस की? एक एक करके आप शेयर करिए। हाँ जी हिरांशु।
टेस्ट सीरीज का ऐसे था कि टेस्ट सीरीज ने मतलब जो एनजाइटी इश्यूज था, स्ट्रेस था कि कैसे 8 सब्जेक्ट कैसे मैनेज हो पाएंगे, तो वो हमने सीख लिया था कि पहले ऐसा था कि कंटिन्यू 8 दिन आना है तो कैसे पॉसिबल होगा, एक संडे की भी मतलब ऑफ नहीं रहता पेपर के अच्छा, टाइम तो। एक सेकंड में बीच में पूछूंगी, आपने सारे टेस्ट दिए थे? यस मैम। क्या स्ट्रक्चर रहता है डीसीसी की टेस्ट सीरीज का? पहले अपने जैसे रेगुलर जब क्लासेस चलती है जब तो क्लास टेस्ट होते हैं वीकली, जैसे एक कंटेंट पूरा हुआ एक चैप्टर उसका टेस्ट, तो वो अपने मतलब रिवाइज वगैरह हो गया तो एक हो जाता है। फिर लास्ट में आगे पार्शियल टेस्ट सीरीज हुई थी पहले, फिर 2 फुल टेस्ट सीरीज हो गई थी, तो उससे एक आइडिया भी लग गया था और कैसे अपन को बाद में एग्जाम में प्रिपेयर होना है या पेयर होना है, तो उसका एक आइडिया था, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ओके। अच्छा रुपेश, आप बताइए जो आपके क्लास टेस्ट होते थे, हाँ जी। क्योंकि मैंने बहुत स्टूडेंट्स का ये सुना है, मतलब जो स्टूडेंट्स कहीं और से पढ़ रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उन्हें टेस्ट चेक होकर के नहीं मिलते थे, या ऐसा कुछ था, कुछ ऐसा आपने भी इशू फेस करा क्या? ऐसा कुछ चाहे थोड़ा डिले हो जाए पर क्या आपको सारे चेक होकर के मिले हैं टेस्ट? यस मैम, एग्जैक्टली ये पूरा सच है। ऐसा कुछ नहीं है कि कभी टेस्ट चेक होके मिले नहीं हूँ, डिले हो सकता है क्योंकि चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और भी क्लासेस चल रही है पर साथ में, आपको तो आपके मार्क्स बट मिले? मार्क्स मिले और साथ में रेक्टिफिकेशन मिला, भाई ये क्यों किया गया, ये कैसे है, इसको कैसे लिखना है, शायद मे भी कहीं मेरी भी गलतियां थी बहुत सारी, तो मुझे पता चली, आगे मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करता तो मुझे आगे दिक्कत होती, लेकिन वो टीचर्स ने बताया कैसे लिखना है क्या करना है, तो आगे जाकर मुझे हेल्पफुल हुआ। अच्छा, और आप टीचर्स का या वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर आपकी लाइफ में क्या था जिसने आपको ऑल इंडिया रैंक लाने पे इतना मोटिवेट करके रख रखा था? हाँ जी, हिरांशु से शुरू करते हैं। मैम इसमें तो यही था कि जो सारे टीचर्स वगैरह थे वो यही बोलते थे कि आप कर सकते हो, तो उससे कॉन्फिडेंस आता था। तो फिर मतलब ऐसे पहले से नहीं था कि रैंक आएगी, पर था कि खुद का बेस्ट देना है, तो फिर रिजल्ट वाले दिन पता चला कि रैंक भी आ गई। हाँ जी। मेरे लिए तो यही था कि मेरे टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा एक सेटबैक था कि भाई मेरे डीटी वगैरह में बहुत कम मार्क्स आए थे, तो मेरे को आपने कहा था कि शायद इस बार नहीं हो पाएगा जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ, तो उस टाइम मेरे लिए ऐसा था कि इस बार तो कुछ मतलब करके ही दिखाना है, नहीं खुद को सेटिस्फाई करना इस वो मेन रीजन था। मैं खुद सेटिस्फाई कभी नहीं हो पाता, मैं खुद से नहीं हो पा रहा, चाहे आज हो कल हो, मैं सेटिस्फाई हो ही नहीं पाता, तो वो चीज मुझे करनी थी और मेरे को शुरुआत से आदत है मतलब ऐसे परफेक्शनिस्ट रहने वाली वो चीज, तो वो चीज को ही सेट करना था, इस वजह से ये जो भी हुआ है दूसरे से, और थोड़ा बहुत टीचर्स का साथ तो था ही था ही। बिल्कुल। चलिए अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से कि अब फाइनल की तरफ आप क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहने वाली है? फाइनल में क्या टारगेट अब आप सेट करने चाह रहे हैं? ऑल इंडिया रैंक का ही टारगेट है फाइनल में भी? ट्राई करेंगे। कोशिश तो यही रहेगी। यस मैम। बोथ ग्रुप देंगे फाइनल? यस मैम। यस मैम। फाइनल भी बोथ ग्रुप देने वाले हैं। बाकी फाइनल की स्ट्रैटेजी तो जब फाइनल पढ़ेंगे उसके तब बाद बताएंगे। तभी पता लगेगा कि फाइनल लेवल पे कैसे है क्या है। बाकी कंग्रेचुलेशंस टू बोथ थैंक ऑफ यू। यू एंड थैंक यू।